Today we are going to study about the topic is equality. Class 7th Civics Chapter 1 Equality. बेटा अगर हम इक्वालिटी की बात करें तो इक्वालिटी मीन्स क्या है कि सबको इक्वल ट्रीटमेंट मिलना चाहिए, हर किसी के पास इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ होनी चाहिए, इक्वल एक्सेस होना चाहिए, जैसे इक्वल एजुकेशन एक्सेस मिलना चाहिए, इक्वल हेल्थ फैसिलिटीज़, यानी सबको जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं, मौके हैं, वो सबको इक्वली मिलने चाहिए। ऐसा नहीं है कि कोई किसी अपॉर्चुनिटीज़ को एंजॉय कर पा रहा हो, किसी के पास वो अपॉर्चुनिटीज़ है ही नहीं। यानी समझ में आ रहा है, यानी ऐसा नहीं है कि कोई, जैसे मान लो कोई पब्लिक पार्क है, तो इक्वालिटी का मतलब क्या है कि उस पब्लिक पार्क को इक्वली हर कोई वहाँ जा सकता है, एंजॉय कर सकता है। ऐसा नहीं है कि जो वेल्थ क्लास के पीपल हैं वही उस पार्क में जा सकते हैं जबकि पुअर क्लास वहाँ पे नहीं जा सकते हैं। तो इक्वालिटी जो है वो इंडियन डेमोक्रेसी का एक इम्पॉर्टेंट पिलर माना जाता है, क्योंकि डेमोक्रेसी जो है वो बिना इक्वालिटी के एक्सेस जो है वो कर ही नहीं। नेक्स्ट टाइम बात करेंगे बेटा प्रीएम्बल की। आपको पता ही है, जैसे हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन तो बहुत बड़ा है। हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारे आर्टिकल्स हैं, 448 आर्टिकल्स हैं, लेकिन उसका एक छोटा सा इंट्रोडक्शन पार्ट है। जैसे हम बोलते हैं कि जैसे मैंने बोला कि एक बुक है, एक बुक में तो 12 चैप्टर्स है मान लो, लेकिन उस पूरी बुक को अगर मैंने समराइज़ करके छोटा सा इंट्रोडक्शन दे दिया, जैसे आप नॉवल ख़रीदते हो तो स्टार्टिंग में ही एक ब्रीफ होता है जहाँ पे पता लग जाता है। सेम अगर आप कोई चैप्टर पढ़ने वाले हो तो चैप्टर के स्टार्टिंग में एक इंट्रोडक्शन होता है जिससे आपको पूरे चैप्टर के बारे में पता लग जाता है। सेम प्रीएम्बल भी क्या है, एक इंट्रोडक्शन है किसका, कॉन्स्टिट्यूशन का। प्रीएम्बल से ही आपको कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बहुत सारी चीज़ें पता लग जाती है। और इसी प्रीएम्बल में एक वर्ड है इक्वालिटी, जो चैप्टर आप पढ़ रहे हो, इसी प्रीएम्बल में इक्वालिटी की बात की गई है। बेटा देखो, बेसिकली हमारे इस कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनाई गई थी। कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का मतलब क्या है, जहाँ पे बहुत सारे मेंबर्स थे, कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए बहुत सारे मेंबर्स इकट्ठा हुआ करते थे, ठीक है। और उन सब ने मिलकर अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशन से जो अच्छी अच्छी बातें थी उनको सिलेक्ट किया, उनका ड्राफ्ट तैयार किया, क्या कॉन्स्टिट्यूशन में होना चाहिए, क्या कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं होना चाहिए, असेंबली मिलकर डिसाइड करती थी। एंड फाइनली 26 नवंबर 1949 को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म हो गया। क्लियर है, 26 नवंबर 1949 को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म हो गया। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन तो फॉर्म हो गया था, लेकिन ये फोर्स में कब आया, यानी एक होता है कानून बनना, एक होता है वो कानून लागू हो, लोग उसको इम्प्लीमेंट करें, लोग उसको फॉलो करें, ठीक है। तो 26 नवंबर 1949 को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म हो गया था, लेकिन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इनेक्ट यानी फोर्स में कब आया बेटा, 26 जनवरी 19, ठीक है। तो हमारा चैप्टर जो है बेटा बेसिकली इक्वालिटी पे बेस्ड है। तो अब हम पढ़ेंगे कि गवर्नमेंट ने इक्वालिटी को मेंटेन करने के लिए, यानी गवर्नमेंट ने इक्वालिटी को इंश्योर करने के लिए, क्लियर है, गवर्नमेंट ने इक्वालिटी को इंश्योर करने के लिए दो इम्पॉर्टेंट स्टेप उठाए हैं। फर्स्ट स्टेप है बेटा लॉ फॉर्मेशन, यानी कानून बनाया है, ठीक है। लॉ क्या कर रहा है, फॉर्म क्या, यानी कानून बनाया है ताकि लोग उस कानून को यानी उस लॉ का पालन करें, ठीक है। जो उनके पास राइट है वो उनको फॉलो करें, उनको माने, कोई किसी की राइट का वॉयलेशन ना करे, ठीक है। एंड सेकेंड क्या है, स्कीम्स और प्रोग्राम्स। क्लियर है, गवर्नमेंट ने इक्वालिटी को इंश्योर करने के लिए बहुत सारे स्कीम्स और प्रोग्राम भी लॉन्च करे हैं, ताकि जो सोसाइटी के डिसएडवांटेजेस लोग हैं, डिसएडवांटेजेस का मतलब जिनको कोई बेनिफिट नहीं मिल पाया है या फिर जिनको वो अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल पाई है, जो वो उन चीज़ों का फ़ायदा ही नहीं ले पा रहे हैं। क्लियर है, तो गवर्नमेंट का यहाँ पर मेन मोटो क्या है कि जो सोसाइटी के डिसएडवांटेजेस पीपल है, जो जिनको अभी तक उन चीज़ का बेनिफिट नहीं मिल पाया है, उन लोगों को भी इसका बेनिफिट मिल सके, ताकि हमारी सोसाइटी में जो अनइक्वल ट्रीटमेंट चल रहा है वो ख़त्म हो जाए और हर कोई क्या हो, इक्वली ट्रीट। इसी तरीके से अगर अभी हमने वेरियस प्रोग्राम्स की बात करी, हमने पढ़ा कि इक्वालिटी को इंश्योर करने के लिए गवर्नमेंट ने लॉ बनाए एज वेल एज़ क्या करा, प्रोग्राम्स और स्कीम्स लेकर आए। इसी में से सबसे एक इम्पॉर्टेंट स्कीम है, वेरी इंपॉर्टेंट स्कीम, दैट इज़ मिड डे मील। मिड डे मील स्कीम जो है बेटा बेसिकली स्टार्ट बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको स्टार्ट किया। एंड इस मील के अकॉर्डिंग गवर्नमेंट का मेन मोटिव क्या था कि जितने भी बच्चे जो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ रहे हैं, क्लास 1 to 8 तक के, यानी एलिमेंट्री स्कूल के बच्चे, क्लियर है। मिड डे मील स्कीम मीन्स जितने भी चिल्ड्रेन
फर्स्ट टू 8 क्लास तक के बच्चे जो गवर्नमेंट स्कूल्स में पढ़ रहे हैं उनको कुक्ड लंच प्रोवाइड किया जाए। क्लियर है? उनको कुक्ड लंच प्रोवाइड, क्यों कुक्ड लंच प्रोवाइड किया जाए? क्योंकि मेन मोटो क्या था, क्योंकि ज़्यादातर जो है गवर्नमेंट स्कूल्स में किन के बच्चे पढ़ते थे, जो पुअर क्लास से बिलोंग करते थे। तो ऐसे में जब वो स्कूलिंग जाते थे तो कहीं ना कहीं उनकी फैमिली इतनी वेल नहीं होती थी जो 2 वक्त का खाना भी खा पाए। तो ऐसे में क्या करते थे, बच्चा भूखा होता था, उसका पेट खाली होता था, तो वो घर क्या कई बार स्कूल छोड़ के भी चले जाते थे। आधे आधे टाइम पर ही स्कूल बंक मार के स्कूल छोड़ के चले जाना, क्योंकि वो भूखे होते थे। और ऐसे में फिर जब उनके परिवार वालों को, उनके मम्मा पापा को लगता था कि तो ऐसा है, तो इस वजह से वो क्या करते थे, कई बार अपने बच्चों को भी अपने कामों में, अपने साथ अपने कामों में लगा देते थे, ताकि एटलीस्ट वो 2 वक्त का खाना जुटा पाएँ। इसलिए गवर्नमेंट ने इस मिड डे मील की स्कीम को स्टार्ट किया। अब हम बात करेंगे मिड डे मील स्कीम का फ़ायदा क्या हुआ। बेटे, मिड डे मील स्कीम के वैसे तो बहुत सारे पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स देखे गए, लेकिन आपके सिलेबस में 3 है तो हम 3 डिस्कस करेंगे। पहला है कि मिड डे मील स्कीम की वजह से जो पुअर चिल्ड्रन थे उन्होंने स्कूलों में एनरोल कराया, यानी स्कूल्स में एडमिशन लिया, एंड एज़ वेल एज़ उन्होंने रेगुलर स्कूल अटेंड करना शुरू कर दिया। देखो, जब उनको स्कूल में खाना मिला तो खाने के लालच में उन्होंने स्कूल आना शुरू किया, ठीक है, स्कूल में एडमिशन कराना शुरू किया। और ऐसे में देखा गया कि जब उनको डेली खाना मिलता था तो वो उनकी अटेंडेंस भी रेगुलर हो गई थी, यानी बच्चों ने रेगुलर स्कूल आना शुरू कर दिया। सेकेंड, इस प्रोग्राम की वजह से जो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन सिस्टम था वो ख़त्म हुआ। क्यों? क्योंकि इस प्रोग्राम के थ्रू जब भी कुक्ड लंच प्रोवाइड किया जाता था तो पुअर, जो अपर कास्ट और लोअर कास्ट के चिल्ड्रन होते थे, वो मिलकर एक साथ खाना खाते थे। क्लियर है? एंड थर्ड क्या है कि इस प्रोग्राम से जो पुअर फैमिलीज़ के बच्चे हैं उनको भी फूड एंड एज वेल एज न्यूट्रिशन मिलने लगे। यानी इससे पहले अगर वो खाना उनको मिलता भी था तो वो खाना हेल्दी एंड न्यूट्रिशियस नहीं होता था। तो इस प्रोग्राम के थ्रू ये गवर्नमेंट इंश्योर करती थी कि ऐसे पुअर फैमिली के बच्चे को फूड भी मिले और एज वेल एज वो सारे न्यूट्रिशन भी प्रोवाइड किए जाएँ। तो आपको 3 पॉजिटिव इफेक्ट्स याद रखने हैं। पहला, एनरोलिंग बढ़ी एंड रेगुलर अटेंडेंस होने लगी। सेकेंड, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन कम हुआ। एंड थर्ड वन इज़ क्या था कि पुअर फैमिली के चिल्ड्रन जिनको फूड और न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता था उनको भी फूड और न्यूट्रिशन मिलना चाहिए। क्लियर? इसी के साथ जो मिड डे मील्स प्रोग्राम की अगर हम बात करें तो मिड डे मील प्रोग्राम जो है बेटा कब आया था? 1995 में आया था। सबसे पहले कौन से स्टेट में आया था? तमिलनाडु स्टेट में। तमिलनाडु फर्स्ट स्टेट था जहाँ पर मिड डे मील प्रोग्राम को लाया गया था। इन विच ईयर? 1995। एंड देन उसके बाद 2001 में सुप्रीम कोर्ट ने सभी स्टेट्स को इंस्ट्रक्ट कर दिया, सभी स्टेट को ऑर्डर दे दिया कि आप भी अपने अपने स्टेट्स के अंदर, अपने अपने स्टेट्स के स्कूलों के अंदर इस मिड डे मील स्कीम को लॉन्च करें। इसके अलावा एक केस आप इस बुक में पढ़ोगे, वो है दिसंबर 1 1955 का केस है। ये केस जो है वो रोसा पार्क का है। रोसा पार्क जो है एक 42 ईयर ओल्ड अफ्रीकन अमेरिकन वुमेन थी, ठीक है। एंड अफ्रीकन अमेरिकन वुमेन का मतलब है कि वो बॉर्न तो अफ्रीका में हुई थी, बट वो जो वर्किंग थी वो कहाँ पर थी? अमेरिका में थी, ठीक है। तो 1 दिसंबर 1955 को रोसा पार्क ने देखा कि एक दिन जब वो अपने ऑफिस से, यानी अपने ऑफिस से जब घर जा रही थी तो उन्होंने कुछ चीज़ों को नोटिस किया। उन्होंने देखा कि जो बसों में है उनके साथ अनइक्वल ट्रीटमेंट होता था, यानी जब कोई भी अमेरिकन आता था तो अफ्रीकन अमेरिकन पीपल को वहाँ से उठना पड़ता था। उनके लिए जो अफ्रीकन पीपल थे उनके लिए बैग्स, मतलब बसेस के पीछे सीट्स होती थी और उनके लिए अलग से बस होती थी। यानी उन्होंने देखा कि एक तरीके से अनइक्वल ट्रीटमेंट हो रहा है। तो उस दिन फिर रोसा पार्क ने एक डिसाइड किया कि मैं एक इनिशिएटिव लूँगी। उन्होंने डिसाइड किया कि हम क्या करेंगे, हम मिलकर एक फ्रीडम और इक्वालिटी के लिए लड़ाई लड़ेंगे। क्लियर है? एंड फाइनली जब उन्होंने, ये लंबी लड़ाई चलती रही और फाइनली 1964 में यूएसए के अंदर, क्योंकि ऑब्वियसली ये प्रॉब्लम कहाँ थी? अमेरिका के अंदर, यानी अमेरिका में अफ्रीकन पीपल के साथ इस तरीके का अनइक्वल ट्रीटमेंट किया जाता था। यानी क्यों किया जाता था? ऑन द बेसिस ऑफ कलर, यानी ब्लैक और वाइट के बेसिस पे वहाँ पर अनइक्वल ट्रीटमेंट होता था। तो फाइनली जब इतना स्ट्रगल किया गया तो 1964 में सिविल राइट एक्ट आया। क्लियर है? फाइनली 1964 में सिविल राइट एक्ट आया। सिविल राइट एक्ट ने बोला कि अमेरिका में सिविल राइट एक्ट ने बोला कि किसी भी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन, यानी किसी भी तरीके का भेदभाव नहीं होना चाहिए। रेस यानी कलर के बेस पे, रिलीजन के बेस पे, एंड एज वेल एज नेशनल ऑरिजिन। नेशनल ऑरिजिन का मतलब है कि वो किस कंट्री में बॉर्न हुआ है। जैसे मान लो
कोई इंडिया में बॉर्न हुआ अगर वो यूएसए में जाएगा तो उसके साथ ऐसा नहीं है कि उसके साथ उस तरीके का अनइक्वल ट्रीटमेंट किया जाएगा। ठीक है, इस सिविल राइट एक्ट के थ्रू जो भी डिस्क्रिमिनेशन होता था वो अबॉलिश कैसे हुआ? ऑब्वियसली उन अफ्रीकन लोगों ने मिलकर बहुत सारे सिविल राइट मतलब बहुत सारे मूवमेंट स्टार्ट करे। आपको ये पिक्चर में दिख रहा होगा कि लोगों ने कैसे कैसे बैनर बना रखे, वी डिमांड इक्वल राइट नाउ, हमें फ्रीडम मिलने चाहिए। आपको दिख रहा होगा यहाँ पे रेस्ट रूम वाइट के लिए अलग था, ब्लैक के लिए अलग था। तो इस तरीके से वहाँ के लोगों ने मिलकर स्ट्रगल क्लियर है। और इसी इक्वालिटी को प्रमोट करने के लिए एक और कॉन्सेप्ट लाया गया, दैट इज़ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज में बोला गया है कि जो भी एडल्ट्स वो सारे एडल्ट जो 18 साल और 18 साल से ऊपर हैं, यानी जो एडल्ट्स हैं 18 साल और 18 साल से ऊपर हैं, उनको वोटिंग राइट्स हैं, यानी वो वोट डाल सकते हैं इरिस्पेक्टिव। कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो कौन से सोशल बैकग्राउंड से आते हैं, यानी वो कौन से कास्ट से आते हैं, को अपर कास्ट से है, लोअर क्लास से, कोई मतलब नहीं करता। एंड एज वेल एज कौन से इकोनॉमिक बैकग्राउंड से आते हैं, रिच क्लास है, पुअर क्लास है, मिडिल क्लास, नो, सारे एडल्ट जो 18 साल और 18 साल से ऊपर है वो वोट दे सकते हैं कि इरिस्पेक्टिव कि उनका सोशल और इकोनॉमिक बैकग्राउंड क्या है। सो स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल अबाउट दिस चैप्टर। आई होप आपको ये वीडियो क्लियर होगी।